भारत की सबसे बड़ी समस्या, अगर आप समस्याओं की रूट का एनालिसिस करिए, वो है जनसंख्या विस्फोट। जमीन हमारे पास मात्र दुनिया की 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4% है, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। और 20% होने के बावजूद 18 बच्चे आज भी पैदा हो रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके सीधी में ऐसे 10 से 20 बच्चों वाला परिवार है कि नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण है। जल जंगल जमीन की समस्या, जनसंख्या विस्फोट। रोटी कपड़ा मकान की समस्या, जनसंख्या विस्फोट। सड़क पे भीड़, जनसंख्या विस्फोट। रेलवे में भीड़, जनसंख्या विस्फोट। थाने में भीड़, जनसंख्या विस्फोट। जेल में भीड़, जनसंख्या विस्फोट। 90,000 बच्चे पर डे का मतलब साल में 3.25 करोड़ बच्चे। सरकार बनती है 5 साल के लिए, यानी एक पंचवर्षीय योजना में 16.5 करोड़ बच्चे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अथक प्रयास किया है, तो कितने घर बने हैं? 2 करोड़। जब तक 2 करोड़ घर बनते हैं, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। आप 2 करोड़ घर बना लो, तब भी 8 करोड़ माइनस में चल रहा है। मुद्रा लोन के माध्यम से, बाकी के माध्यम से मैक्सिमम रोजगार कितना हो सकता है? 2 करोड़। जब तक 2 करोड़ रोजगार पैदा होता है, 10 करोड़ बेरोजगार आगे बढ़ जाते हैं। आप कुछ भी कर लो, बेरोजगारी खत्म ही नहीं हो सकती। जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, तो भारत में 10 करोड़ लोगों को, 4 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ता था। जब जनसंख्या 40 करोड़ थी, तो राशन कितने लोगों को देना पड़ता था? 10 करोड़ को। यानी कितने? 4 करोड़, यानी कितने परसेंट? 10%। अभी भारत की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ है, और मुफ्त राशन कितने लोगों को दिया जा रहा है? 83 करोड़। कितने परसेंट हो गए? 65%। ये आंकड़ा बढ़ेगा। अगर हमने हम दो हमारे दो नहीं रोका, 10 साल के अंदर यहां कम से कम 110 करोड़ लोगों को देना पड़ेगा मुफ्त में राशन। आप कर लो। और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। पहले हम लोग दिल्ली में बैठ के कहते थे एमपी वाला गेहूं आया, एमपी वाला गेहूं आया, इसमें खाद वाद नहीं पड़ी होगी। बाद में पता चला एमपी वाले तो पंजाब से ज्यादा खाद डाल रहे हैं। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई है, अब एमपी में खाद पड़ रही कि नहीं पड़ रही है? उतना ही पड़ रही जितना पंजाब वाले डाल रहे हैं। और नतीजा क्या? कैंसर हो रहा है, शरीर में गांठें हो रही हैं, दुनिया भर की बीमारियां पैदा हो रही हैं। आज की डेट में भारत में आपके यहां हो सकता है शुद्ध दूध मिलता हो, दिल्ली एनसीआर में 60% दूध नकली, मिलावटी है। भारत के सारे बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, 70% घी नकली। और एफएसएसआई का आंकड़ा आया है 83% पनीर नकली। आप खुद सोचिए, कोरोना के समय जब सब कुछ बंद था, रेस्टोरेंट नहीं चल रही थी, शादी विवाह नहीं हो रहा था, दुकानें बंद थी, कहीं आपने सड़क पे दूध फैलते हुए देखा क्या? नहीं। वास्तव में भारत में इतना ही दूध पैदा होता है कि लोग पी लें बस। ये पनीर बनाने के लिए, घी बनाने के लिए और रेस्टोरेंट चलाने के लिए दूध है ही नहीं हमारे पास। कोरोना में चाय की दुकान बंद थी, रेस्टोरेंट बंद थी, शादी विवाह नहीं हो रहा था, होटलें सारी बंद थी, सब कुछ बंद था। इसके बाद दूध कहीं आपने बहते हुए देखा क्या? सड़क पे नहीं देखा। क्यों? उतना ही दूध पैदा होता कि सब कुछ बंद हो जाए, लोग दूध पी सके। और आज सब कुछ चल रहा है, तो कहां से? गाय की संख्या तो बढ़ी नहीं। और वैसे भी गाय भैंस अपने पूरे जीवन में 4 से 5 बच्चे देती हैं, और यहां 10 से 20 दे रही हैं। तो रेशियो डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा। जिस तेजी के साथ इंसान की संख्या बढ़ रही है, उस तेजी के साथ गाय और भैंस की संख्या नहीं बढ़ रही है। जब उस रेशियो में गाय भैंस की संख्या नहीं बढ़ेगी, तो आपको नकली दूध मिलेगा। और इसका जो सबसे बड़ा परिणाम हो रहा है, वो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस देखने में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी लाल किले से डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की चर्चा किया था। मुंबई में एक झुग्गी बस्ती है, जो भारत की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती, उसका नाम है धारावी। धारावी की डेमोग्राफी पहले 80-20 थी, अब धारावी की डेमोग्राफी 20-80 है। 1980 में मुंबई के धारावी की डेमोग्राफी का जो रेशियो था 80-20 था। अभी 2025 में विधानसभा का चुनाव हुआ, मैं भी गया था, उस पूरे क्षेत्र में पता करके आया। अब मुंबई के धारावी की डेमोग्राफी 20-80 हो चुकी है।
मेरा भी जून में 24-25 जून को कार्यक्रम लद्दाख में था, लद्दाख यूनिवर्सिटी में था। वहां गए तो बेचारे वो वहां मैक्सिमम बौद्ध हैं, उन्होंने बताया जी पूरा करगिल तो गया। हमने क्या हुआ? बोले 50 साल पहले करगिल में 80% बौद्ध थे, अब केवल 20% बौद्ध बचे हैं। डेमोग्राफी पूरी बदल गई। डेमोग्राफी कितनी तेजी के साथ बदलनी है इसको देखना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वोटर लिस्ट बनी थी, एक बार उसको एग्जामिन करिए, और 1999 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस वोटर लिस्ट को एग्जामिन करिए, और उसमें विधानसभा वाइज देखिए कि डेमोग्राफी क्या हो रही है। आपको पता चलेगा 25 साल के अंदर आपके सीधी के भी बहुत सारे क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदल गई होगी। आप भारत के किसी भी लोकसभा की वर्तमान 2024 की वोटर लिस्ट और 1999 की वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए, फिर आपको पता चलेगा 25 साल के अंदर कितना तेजी के साथ बदली है। और अभी जितना तेजी के साथ बदली है, आने वाले टाइम में उससे ज्यादा तेजी के साथ बदलेगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। कैसे रोके? भारत का संविधान कहता है शेड्यूल 7 लिस्ट 3 इंटी नंबर 20A पॉपुलेशन कंट्रोल बनाओ, हम दो हमारे दो लागू करो। होना भी चाहिए, भारत का संविधान कहता है, होना भी चाहिए। हमारे यहां बहुत पहले हो चुका है। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करने वाले भगवान राम के परदादा राजा रघु हैं, जिनके बारे में हम कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाए। इस पृथ्वी पे सबसे पहला रिटन कानून, कोडिफाइड लॉ मनुस्मृति है। और पॉपुलेशन कंट्रोल का वर्णन राम राज्य में भी है, मनुस्मृति में भी है, और भारत के संविधान में भी। उस जमाने में एक से ज्यादा विवाह होते थे। भगवान श्री राम चक्रवर्ती नरेश थे। भगवान श्री राम कहां तक के राजा थे? ये जो वर्तमान एशिया है उसके राजा थे। पिछले 2500 साल में भारत का 25 विभाजन हुआ है, और पिछले 200 साल में भारत का 7 विभाजन हुआ है। 2500 साल में भारत के कितने टुकड़े हुए? 25, और पिछले 200 साल में भारत के कितने टुकड़े हुए? 7। ये मालदीव वगैरह सब भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, नेपाल भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा, सब भारत के हिस्से थे। उस समय एक से ज्यादा विवाह होता था, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा नहीं। सुंदरकांड में इसका वर्णन, उत्तरकांड में इसका वर्णन है, जहां राम राज्य का वर्णन वहां बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, दुईसुत सीता सुंदर जाए, लौकुश वेद पुराणन गाए। 4 के चारों भाइयों ने एक एक विवाह किया, किसी एक भी भाई ने दूसरा विवाह नहीं किया, जबकि 4 के चारों भाई सुंदर थे, चक्रवर्ती थे, अलग अलग राज्यों के चक्रवर्ती नरेश थे। राजा भरत पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे, राजा शत्रुघ्न गुजरात पश्चिम की तरफ देख रहे थे। राजा भरत भगवान श्री राम के साथ अयोध्या से ही पूरा कंट्रोल करते थे। किसी भाई ने दूसरा विवाह किया क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं। राम के कितने बच्चे? लक्ष्मण जी के, भरत जी के, शत्रुघ्न जी के। ये कोई संयोग नहीं था, ये कोई संयोग नहीं था। हम दो, हमारे दो लागू करने वाले इस पृथ्वी पे सबसे पहले कौन है? भगवान श्री राम। हम राम राज्य का जो वर्णन करते हैं वो ऐसे नहीं कि केवल भगवान राम राजा थे, उसके बहुत सारे फीचर हैं। भगवान श्री राम का जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छा था। भगवान श्री राम ने हम दो हमारे दो लागू किया था। भगवान श्री राम ने यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया था। भगवान श्री राम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। भगवान श्री राम ने जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत तगड़ा था। भगवान श्री राम ने उस जमाने में राज दरबार में बैठने वालों की संख्या का रेशियो बनाया था 1 2 3 4। उस जमाने में राज दरबार में 1 2 3 4 का रेशियो था। एक गुरु, 2 क्षत्रिय, 3 वैश्य, 4 दलित परिवार। ये रेशियो है वहां राम राज्य में। हमने बाकी सब काम किया, हम भगवान श्री राम की पूजा भी करते हैं, लेकिन हमने भगवान श्री राम का न हम दो हमारे दो लागू किया, और न भगवान श्री राम का जो राम नीति है, भय बिन होए न प्रीत, उसको लागू नहीं किया। नतीजा, भारत में अराजकता है, भारत में भूखमरी है, भारत में कुपोषण है, भारत में प्रदूषण है, भारत में आतंकवाद है,
भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो लाइलाज है? भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो विश्वव्यापी है? भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो सिंगापुर में है? भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो जापान में है? अच्छा, हमारे यहां जब कुछ भी होगा कहेंगे कलयुग आ गया। एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, ये कलयुग भारत में क्यों है, ये सिंगापुर जापान में क्यों नहीं है? अगर कलयुग होना चाहिए तो सिंगापुर में भी होना चाहिए। भारत में घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, सिंगापुर जापान में तो नहीं है। भारत में जासूसी है, कामचोरी है, हरामखोरी है, मक्कारी है, गद्दारी है, सिंगापुर जापान में तो नहीं है। भारत में अलगाववाद है, माओवाद है, नक्सलवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, सिंगापुर जापान में तो नहीं है। भारत में जनसंख्या विस्फोट है, चीन में तो नहीं है। भारत की कौन सी ऐसी समस्या है जो पूरी दुनिया में है? कोई मुझे एक आदमी बताए नहीं। और समस्या का समाधान शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, यही तरीका है। तो अगर हम वास्तव में भारत को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो ये पहला यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, दूसरा यूनिफॉर्म पॉपुलेशन कोड बनाना पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है भारत को बचाने का। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो भारत बर्बादी की तरफ बढ़ता जाएगा। और जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, ये 15 से 20 साल के बाद स्थितियां बड़ी खतरनाक होने वाली है।